शायद दिल छोटा ही होता है। सागर ना समा पाइए, जब किसी के लिए करने पे आते हैं तो इनका दिल का आप कोई बाउंड्रीज नहीं देख पाएंगे। ये बॉम्बे में कितने लोगों को हेल्प कर चुके हैं, करते हैं, और आज भी ये ओकेशन इन्होंने इतनी जल्दबाजी में भी उन्होंने अरेंज किया है और हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप आज आए हैं। लता जी एक धरोहर है, हमारे देश की पुत्री हैं। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में हमें सबको आगे आना चाहिए और इस तरीके से आयोजन होना चाहिए उनके बर्थडे के लिए। और हमारे बीच में उसी समय से जितना लंबा लता जी का करियर रहा उससे थोड़ा ही कम है, लेकिन उन्होंने लता जी के साथ काम किया है, लता जी के ईरा में काम किया है। हमारे साथ सुधाकर शर्मा जी हैं जो बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं। सुधाकर जी प्लीज़ आप आए। So I'm requesting Anilji to start the evening by saying a few words, the dedication, for this beautiful song for Lata ji and all of you all being together here. Anilji, please. दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आज पहुँचे इस चीज़ को कवर करने के लिए। मैं मानता हूँ कि मीडिया से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता आवाम तक पहुंचाने के लिए। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। लता जी के लिए मैं एक नाचीज़ क्या कहूँगा। अभी सुमा जी ने कहा शी इज़ गिवन अ फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस लेजेंड ऑफ इंडियन। फनकार का उस भाषा जिन्होंने आज़ादी हमें दी, हमारा देश जिनकी वजह आज़ाद हुआ, भगत सिंह जी, दोस्तों मनोरंजन लता दीदी की बात में बड़ा सौभाग्य रहा कि कुछ ही महीनों पहले कॉलेज में यहाँ पर थी, उन्होंने देखते हुए हुआ हमने जरिया बने जहाँ मेरी 24 हमने कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन को डोनेट की। डोनेशन बेसिकली इसलिए था कि वो उनका एक ऑप्शन वो कर सके और जो कुछ भी पैसा उनसे जमा होता है उसमें वो कोई भला काम जो उन लोगों के लिए जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो उनके लिए पैसे यूज किए जाए। लता दीदी अपने आप में बहुत 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 बड़ा नाम था इस देश के लिए। मेरा दुर्भाग्य था कि उनसे मैं कभी मिल नहीं पाया। सुमन जी वर द बेस्ट वंस टू बी विद हर, सो इज दादा हियर। अगर मुझे आप पहले मिल गए होते तो शायद मैं भी उनको मिल चुका होता। इट्स बीन अनफॉर्चुनेट बट नेवरदलेस इस गैदरिंग में उनको आज इस तरीके से याद किया करना मेरा सौभाग्य है। You are always short of words to talk about legends like this. Let's spread a word with the music album जो सोमा जी ने निकाला है। अनुराधा जी की आवाज़ है उसमें, और भी कई फनकारों की आवाज़ है। इसको जितना सराहाया जाए उतना कम होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। इस गीत के मेकिंग में हमें बहुत सपोर्ट मिला है इंडस्ट्री के बहुत नामचीन लिरिसिस्ट श्री सुधाकर शर्मा जी का,
और मैं चाहती हूँ सुधाकर जी से दो बातें करें, क्योंकि उन्होंने लता जी का लीला देखा है, उन्होंने उनके साथ काम किया है और वो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे उनके बारे में, कैसे वो आती थी, कैसे गाते थे। सुधाकर जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ये ऐसी एक घड़ी है, इसको खुशी की कहूँ कि गम की कहूँ कुछ पता नहीं। एक तो शोभा जी ने इतना खूबसूरत गाना बनाया लता जी के ऊपर, फिर इतने सिंगरों को गवाया, और अनिल जी ने जिस तरह से व्यवस्था इतनी तुरंत की, ये सिर्फ लता जी के नाम का करिश्मा है, वरना कोई ऐसे कर नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरा सौभाग्य है कि मैं लता जी से एक बार नहीं अनेकों बार मिला हूँ, और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जब मैं असिस्टेंट था तब भी और जब मैं डायरेक्टर बना तब भी। लता जी, आपने शायद वो स्टूडियो नहीं देखा, नहीं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडियो होता था ताड़देव पे फेमस, और वो फेमस के जस्ट पीछे ही रहती थी। तो लता जी जब आती थी तो उनका एक खास लिबास होता था, कॉटन की साड़ी कलफ की हुई, चप्पल विदाउट हिल, और उनके पर्स में कुछ रुमाल होते थे सफ़ेद, और जब वो एंट्री करती थी, क्योंकि उसका कोई स्टूडियो का कुछ लॉन वगैरह नहीं था, डायरेक्ट एक डोर के बाद सीधा स्टूडियो आता था, तो वो मुझे ऐसा लगता है हर दीवार को नमन करती थी। अपने स्पीकर, माइक, दीवारें, पर्दे, पता नहीं उनके मन में ऐसा लगता था कि ये सब मेरे साथ हैं। उनका एक हीरा वहाँ से शुरू हुआ था, मीनू कात्रिक जी का वो स्टूडियो बनाया हुआ था। लता जी जब शुरू में उनका कैरियर शुरू हो रहा था, तब उस स्टूडियो में उन्होंने गाना गाया। वो स्टूडियो में उनको जब आगे बढ़ी तो कितने फिल्म फेयर मिले। वो स्टूडियो में आने के बाद उनका बरसात की रिकॉर्डिंग भी वहीं हुई थी, मीनू कात्रिक जी उनके वो थे। तो लता जी ने काफ़ी उस स्टूडियो में काम किया, तो हम लोग उनके सिर्फ दर्शन करने के लिए, जो हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि उस स्टूडियो में एक बार लता जी आ गई तो उसके बाद चटकनी बंद हो जाती थी, कोई अंदर नहीं आ सकता था। एक मौका ऐसा आया कि मेरी एक फिल्म थी जिसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के शंकर जी थे। मैंने शंकर जी से बोला कि एक गाना इसमें दीदी से हम गवाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ गवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मैं दीदी से मिलने के लिए घर गया, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो घर पे नहीं थी, और मुझे फ़ोन करके जाने में ज़रा बड़ा वो होता था, क्योंकि फ़ोन पे बहुत आसानी से ना हो जाता है। मैंने उनके ड्राइवर को पकड़ा और पूछा कि उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ है। फेमस में मैं जाके आया था, फिल्म सेंटर जाके आया था, उस दिन उनकी रिकॉर्डिंग बॉम्बे लैब में थी। मैं सीधा बॉम्बे लैब चला गया और मैंने इंतज़ार किया कि लता जी कब गा के निकले और कब पैर छू के मैं उनको पकड़ लूँ। तो बड़ी देर के बाद मैं जब उनको देखा वो निकल रही हैं, तो कुछ काम, अपना म्यूज़िक डायरेक्टर से बात कर रही थी, इकबाल कुरैशी साहब का कुछ काम चल रहा था। तो वहाँ से जब वो निकली तो मैं उनके आगे आ गया। मैंने कहा ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं, अगर इनके सामने क्या बात करूँगा, अकेले में मुझे मौका मिला तो मैं बात करूँ। जैसे ही आए तो वो लोग गाड़ी तक छोड़ने आए, तो मौका ही नहीं मिला। तो पता लगा वापस वो घर गई हैं, मैं वापस वहाँ से घर आया, और उन दिनों ये सब बस सर्विस में हो रहा था। जब मैं घर आया तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आप तो स्टूडियो में थे, फिर यहाँ आए, वहाँ कोई बात नहीं की। बोला दीदी बात ऐसी है कि मेरी एक फिल्म शुरू हो रही है और आपको एक गाना गाना है। अच्छा अच्छा, तेरी फिल्म शुरू हो रही है, मुझे गाना गाना है? हाँ जरूर गाओगी। कौन म्यूजिक डायरेक्टर है? तो मैंने कहा शंकर जी। अच्छा गीत किसने लिखा है? गीत लिखा तो मैंने था। मैं डर के मारे बोल दिया हजरत जयपुरी साहब, क्योंकि हजरत साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरा उनसे काफ़ी दोस्ताना भी था। मैंने कहा उनका नाम लूँगा तो चलेगा? मैंने कहा हजरत साहब ने लिखा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कब करना है?
यानी कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे मुझे सदियों से जानती हैं और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, और मेरे को शर्म आ रही है कि मैं मतलब मैं नर्वस हो रहा हूँ कि क्या बात करूँ, कब गाना है, मुझे खुद नहीं मालूम कब गाना है। मैं तो ओवर स्मार्ट बन के शंकर जी को बोल के खुद अपनी कोशिश में था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा दीदी मैं बताऊंगा आपको। तो बोले ठीक है, तुम जो है ना एक काम करना, कल मेरी रिकॉर्डिंग है इधर बॉम्बे लैब में, कल वहाँ पे आके बात कर लेना। तो नेक्स्ट डे से पहले मैं शंकर जी को मिला और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैंने पीछा करते हुए ये सब बातें कर ली हैं, वो गाना गाने के लिए तैयार है। शंकर जी हंसने लगे, बोले तुमने ये क्या किया, वो गाना गाने के लिए कब ना बोलेंगे, मेरा गाना गाने के लिए ना बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा मैं बात कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे डर था, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये बात करेंगे नहीं और वो गाना गाएंगे नहीं। मैं जैसा उन्होंने कहा था तो बॉम्बे लैब चला गया, और बॉम्बे लैब जाने के बाद मैंने उनसे बात की। उन दिनों उनकी प्राइस क्या थी मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला बेटा तेरी पहली फिल्म है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं शंकर जी से बात कर लूँगी और तेरा गाना गाऊंगी। तो ऐसी कलाकार, ऐसी मतलब एक देवी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका जन्मदिन मनाना, उनको याद रखना, मैं तो समझता हूँ हम फिल्म वालों के लिए वो एक सरस्वती मूर्ति हैं जिनको हम लोग पूजा में रखना चाहिए। उनके नाम की इतनी बड़ी बात है कि लता जी ने जिस तरह से गाने गाए, जब वो अपने माइक पे आती थी सबसे पहले चप्पल निकालती थी, सर पे पल्लू लेती थी। कभी मैंने उनको विदाउट पल्लू और चप्पल पहन के गाते हुए नहीं देखा। तो ये सब बातें दिखावा नहीं था, ये उनके अंदर की भावना थी जो उनके गानों में दिखती है। एक बार और हम एक गाना कर रहे थे, राम की गंगा का गाना था वो, तो मैं गाना लेके उनके पास गया और मैंने उनको गाना दिया। तो उनका बोला ये तो पंडित जी का लिखा हुआ है, पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। मैंने कहा जी हाँ उन्हीं का लिखा हुआ है। बोले उनका गाना मेरे पास कल ही आ गया था, पंडित जी ने पहले भेज दिया होगा। तो मेरे को उन्होंने बोला कि तू बहुत भाग दौड़ करता है, असलियत में करता क्या है। मैंने कहा मैं वैसे असिस्टेंट हूँ और किशोर दा के यहाँ जो है ना मैं सर्विस करता हूँ। बोले हाँ मैंने तुझे देखा है। तो उन्होंने कहा कि ये गाना जो है ना ये मैं गाऊंगी, कोई बात नहीं, और पैसे भी नहीं लूंगी। मैंने कहा दीदी ये मेरा वो वाला गाना नहीं है, ये प्रोड्यूसर है, आपको सब कुछ देगा, ऐसा देगा, ये देगा। फेमस में गाना गाने आए और इतने प्यार से उन्होंने गाना गाया, क्योंकि नया प्रोड्यूसर था। तो वो जो यादें हमें आती हैं हमारे स्ट्रगल टाइम की, कि देखिए जब हम कुछ नहीं थे तब उन्होंने 2 गाने इस तरह से हमारे गाए, और आज वो यादें हमारे साथ हैं। हमको लगता है कि आज जो भी कुछ हम हैं शायद उनका एक ऐसा आशीर्वाद था जो हमें मिला और हमारे साथ उन्होंने काम किया। लास्ट में भी जब हम लोग उनसे मिलना चाहते थे तो ऐसा थोड़ा सा समय आगे वो किसी से नहीं मिलती थी। तो मैं एक बार उषा जी से मिलने गया, उनसे कुछ काम था मुझे, और मेरा सौभाग्य कि मैं उनको सामने देख सका। मैं उठ के वहाँ तक गया और उनके पैर भी छुए। तो मैं समझता हूँ कि उन देवी का आशीर्वाद है हमारे संगीत के ऊपर, हमारे संगीतकारों के ऊपर, हमारे गीतकारों के ऊपर। सदियों सदियों तक उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी। हमें वो लम्हे याद आते रहेंगे जो हमने उनके साथ बिताए थे। वो मौसम याद रहेगा जब उनके नगमे हमने पर्दे पे पिक्चराइज किए थे, और हमें ऐसा लगता था कि लता जी साक्षात हीरोइन जो गा रही है वो ही गा रही है, लता जी नहीं गा रही है। इस तरह जो उन्होंने हमें प्यार दिया, जो काम दिया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं उनको शत नमन करता हूँ। और फिर एक बार अनिल जी को और शोभा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये जो बीड़ा उठाया है, कम से कम इतना बड़ा
प्रेस, आप लोग सब आए हो, ये बड़ी बात है। जीते जी तो हर कोई दरवाजे पे भीड़ लगाता है, जाने के बाद जो आता है वही पहचाना जाता है। धन्यवाद। दादा आपने बिल्कुल सही कहा। ये आप, मैं या शोभा जी, हम कोई नहीं ये सब करने वाले। वो एक पुण्य पवित्र आत्मा थी, उनकी वजह से, उनके सौभाग्य से ये सब हो रहा है। आपका शोभा जी मुझे फोन करना, ज्योति जी जो मैंने बिल्कुल रेफरेंस करती है दोस्तों, आपको चाची बोला समझ से, इनको मैं सिर्फ पहले एक ही बार बोला, just once. She's a great woman. आज आप सुनिए उनको, इनसे मेरी मुलाकात हुई एक अच्छे दोस्त यहाँ नहीं है, राजू श्रीवास्तव जी की, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े फनकार थे। The best of the stand-up comedian ever produced in the Indian, सरल स्वच्छ कॉमेडी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ज्योति जी त्रिपाठी उन्हीं की एक देन है जिनकी वजह से आज मैं इनको यहाँ बुला पाया हूँ। ज्योति जी, ओवर टू यू। जो आप कविता का जिक्र कर रही थी बेटियों पे, प्लीज आप लेट्स प्रोसीड विद दैट। थैंक यू। सबसे पहले तो अनिल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आदेशित किया कि ज्योति ऐसा एक कार्यक्रम है और तुमको आना है। मैं 2 दिन से बाहर थी, कलकत्ता में शो था, लेकिन फिर भी अनिल जी मेरे आदरणीय हैं और उनकी बात को मेरे लिए टालना असंभव है। लता जी को नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ कि इतनी खूबसूरत शख्सियत हमारे बीच में ना होकर भी बहुत ज़्यादा है, हमारे दिलों में है और हमेशा रहेगी। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, आप सभी में से शायद किसी ने डाला भी होगा सबने, कि उनसे जब पूछा गया कि आप क्या अगले जन्म में लता जी बनना चाहती हैं, तो लता जी ने कहा था कि मैं लता बिल्कुल नहीं बनना चाहती, क्योंकि लता को तो जो कष्ट है वो सिर्फ लता ही जानती है। ये वीडियो मैंने कई बार सुना, ये जो 2 लाइन थी ना, मैंने महसूस किया कि इंसान जीवन में कुछ भी पाले, अगर उसने प्रेम हासिल नहीं कर पाया वो, या उसे प्रेम नहीं मिला, तो शायद जिंदगी कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। मैंने 4 पंक्तियां वहीं से कहने की कोशिश की है। आप सभी मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, सभी तक पहुंचाए, मेरा सुनेगा आपका ध्यान मिले कि दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है। दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है, यहाँ पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत की कन्हैया ने उन्हें पूजा गया जग में, मोहब्बत की कन्हैया ने उन्हें पूजा गया जग में, मिले सम्मान अब इतनी मोहब्बत कौन करता है। और जब लता जी को भारत की बेटी कहा जाता है, मुझे ये लगता है कि जब एक बेटी घर से निकलती है और शोहरत की बुलंदियों को हासिल करती है, तो उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी कष्ट होती हैं, ऐसी उसकी यात्रा में बाधा बनती है। मैंने उस बाधा को कहने की कोशिश की है कि बेटी अगर घर से निकली है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सभी मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, अभी अंकिता का भी मामला चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे, कभी प्रियंका तो कभी अंकिता। हमें लास्ट में एक कैंडल मार्च दे दिया जाता है, एक मोमबत्ती दे दी जाती है। मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप रिकॉर्ड करिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि बेटी को जो कष्ट है वो मैंने कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है। मैंने डीडी नेशनल से, जी न्यूज़ से, बहुत चैनलों के माध्यम से इस कविता को पहुंचाने की कोशिश की है और मेरा मिशन है कि आप सब तक ये बात पहुंचे। मीडिया से बड़ा कोई हथियार नहीं है सब तक पहुंचने के लिए। आपका जरूर सुने मैं क्या कहती हूँ। बेटी क्या कहती है, माँ से एक शिकायत करती है, माँ आज फिर उस सुनसान गली में कोई आया था मेरे पीछे, अंधेरे की शक्ल लिए, और मैं तेज कदमों के साथ निकल आई बाहर की भीड़ तक। पलटकर देखा भी नहीं, तुम्हारी नसीहतें अब भी मुझे याद है। नुक्कड़ पर खड़े शोहदे नापते हैं गुजरने वालों की छातियां, उनकी अनर्गल बातें अनायास पड़ ही जाती है मेरे कानों में और छलनी हो जाता है मेरा आत्मविश्वास पल भर में। पर मैं भी गुजर जाती हूँ सब अनदेखा अनसुना कर, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था चलते वक्त मत लगना किसी के मुंह। पर माँ तुमने नहीं बताया इनके खुले मुंह का क्या। उस दिन बस की कतार में किसी ने पीछे से कहा था मुझसे,
आइटम लगती है बिल्कुल, मन किया पलट कर रसीद दूं, पर तुम्हारी नसीहतों से भरी मेरी अंजुली और तुम्हारे डर ने मुझे भी डरना सिखा दिया। कल को यही ना फेंकते मुझ पर तेजाब, अभी कल ही तो बदसूरत हुआ था अखबार का चेहरा। हर रोज कभी ऑफिस में, कभी बस की कतार में, कभी सड़क पर भीड़ का बेहया हाथ कोशिश करता है मुझ तक पहुंचने की, और मैं तुम्हारे सीखे दुपट्टे में सिमटती जाती हूँ। एक रोज जो उसने खींच दिया था मेरी मुट्ठी में मुड़ा सा कागज, मैं फेंक कर लौट आई, बिल्कुल जैसे तुमने कहा था मेरे बैग में जरूरत का सामान रखते वक्त। माँ, अब तो सड़क पर अकेली चलने से भी डरती हूँ। कल ही तो घसीट लिया चलती गाड़ी ने एक को, और आज उसकी आत्मा भटक रही होगी जैसे मोबाइल दर मोबाइल उसके रक्त रंजित शरीर की तस्वीर। माँ, अब तो सहनशीलता की दीवार भी दरकने लगी है। कब तक वो हमारी छातियां नापते रहेंगे? कब तक उनकी जुबान यूं ही फप्तियां कसती रहेंगी हम पर? कब तक हम अपना घायल आत्मविश्वास लिए खिसकते रहेंगे? कब तक दौड़ेंगी कारें हैवानियत के खेल का मैदान बनती रहेगी? और माँ, तुम्हारी नसीहतें, तुम्हारा डर और तुम्हारी बेबसी कब तक हमें कमजोर और लाचार बनाती रहेंगी माँ? कब तक? बहुत बहुत ज्योति जी ने बहुत ही इमोशनल कर दिया माहौल को, और सच में तो इमोशनल माहौल है ही आज। लता जी हमारे बीच नहीं है, लता जी की यादें हैं, उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन खुश भी होना चाहते हैं कि आज हम इकट्ठा हो पाए हैं और बहुत एक प्यारा सा गाना उनको हम डेडिकेट कर पाए हैं आज की तारीख में। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे केक कटिंग से, जो हमारा रिचुअल होता है, और मैं चाहूँगी कि लता जी के इस बर्थडे में मैं उनका गाया हुआ एक मेरा पसंदीदा गाना मैं गाना चाहूँगी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। सच में हर आहट, हर गाना कान में लता जी का ही आवाज़ गूंजती है। लता जी को हम बहुत दिल से हम लोग याद करते हैं, करते रहेंगे। सदियों में एक लता जी होती हैं। लता जी से पहले कोई लता जी नहीं थी, लता जी के बाद भी कोई लता जी नहीं हो सकती है। ये एक ऐसा सौगात हमें ऊपर वाले ने दिया है, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में, हर आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में एक इंस्टीट्यूशन मानता है, और उनको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे जिस जिम्मेदारी से लता जी ने संगीत को इतने सालों से संभाला है। ओमा जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। ओमा जी स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं लता जी के। आखिर के कुछ सालों में लता जी उनसे काफ़ी कंसल्ट करती थी, फ़ोन पे बातें करती थी और बहुत खुश होती थी उनसे बात करके। और उनके मन में लता जी के लिए लता जी के जाने के बाद डेफिनेटली उन्हें वो में रोते हैं, गाने का
गाने के लाइन्स हैं। मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी उस गाने को और आप आवाज़ों का एक जंगल है सारी दुनिया में आवाज़ों का झुरमुट है। दरिया बादल हवा नदी सब बोला करते, पंछी पीपल पेड़ परिंदे सब बतियाते। आसमां से नाद उतरता प्रतिपल जग में, इंसानों को छोड़ सभी उसकी धुन गाते। इंसानों को सिर्फ बोलने की आदत है। इंसानों की आवाज़ें बस शोर शराबा, आसमां की तहरीरों में यही होता। एक अगर आवाज़ तुम्हारी बस ना होती, एक अगर तुम इस दुनिया में ना आ जाती, एक अगर तुम झरनों से खन खन ना करती, एक अगर तुम बरसों बरस तलक ना गाती। सच पूछो इस दुनिया का होना ना होना, आवाज़ों के पैमाने पर एक ही होता। गले गले में नाद शब्द को बोने वाला नहीं तुम्हें सुनता, तुम सन्नाटों में रोता, सन्नाटों में रोता, सन्नाटों में रोता। ये गाना मैं चाहती हूँ आप सब सुने, YouTube में अवेलेबल है और आप सबका प्यार चाहिए इस गाने के लिए। और बहुत बहुत थैंक्स मीडिया को कि आप लोग आए अपना कीमती समय निकाल के। और हम बस आखिरी पैदान पे हैं, हम केक कटिंग करते हैं लता जी के बर्थडे का। अनिल जी और अगर सुनिए इसको काटना भी ना तो ऐसे काट दो। ओके वीडियो हाँ पूरा मत काटिए, पूरा मत काटिए। ये ऊपर एक चेयर सामने देखिए। इससे छोटा नहीं कर सकता। इसको भी सबसे पहले यहाँ रखें। ये रखें। यस, क्या बात है। Thank you for being there. पारुल जी आगे आ जाओ। जी जी जी। तो तेरे तो पूरा बनता है सभी यार कौशल बराबर ले रहे अबे अरे पूरा थैंक्स अ लॉट। Just a group picture कर लो। Varun sir, you can bring the paintings here. एक आध डाल दिया। थैंक यू। दांडील दादा यहाँ पे घर लेके जाएंगे। हिस्ट्री में एक आज का दिन है जो पेश हुआ है हमारी स्पेशल म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें ग्लोबली, जहाँ पे लता जी ने अपना नाम चारों तरफ फैलाया।
कुछ नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इसको कुछ तरीके से अंजाम दे पाया। देखिए, टू डू समथिंग फॉर अ लेजेंड हम कोई नहीं, हम सब वो साधारण लोग हैं जो ज़रिया बन सकते हैं कुछ करने के लिए। बट अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई टोल्ड यू, टू डू समथिंग और अदर कम फॉरवर्ड फॉर डूइंग समथिंग फॉर अ लेजेंड इज जस्ट इम्पॉसिबल। लता दीदी, लता ताई, लता माँ, अल्फाजों की कमी है उनको एड्रेस करने में। दादा ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो इनका सौभाग्य था कि उनसे कई बार मिले। मैं वो खुशनसीब नहीं रह सका क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे एक बार भी नहीं हो पाई। आई डिड ट्राई माई बेस्ट टू मीट हर बट आई फेल्ड मिजरेबली। बट नेवरदलेस इस मुकाम पे उनको इस तरीके से याद करना वो भी मेरा सौभाग्य रहा। थैंक्स टू सो मच अगेन who thought कि whether probably this uncommon man is worthy enough to do something. Thanks to all you media friends who could come together to compile this thought and take it forward. जो आपने किया लता जी के लिए जो पेंटिंग जो हमने देखी और जो हमने पहले एग्जीबिशन में भी जो देखी थी, शायद ही किसी ने किया होगा। तो आपकी जो कोशिश रही है, डेफिनेटली इट्स नॉट वेस्टेड। wherever she is, I'm sure she's listening and she's watching कि कितना beautiful उनकी जो जर्नी आपने कैप्चर की थी from her childhood till date, that was so beautiful. So for that, शोभा जी आपसे जानना चाहूँगी, आज ये गाना आपने बनाया है, obviously with Afrovision, in association, to get all the singers together, कितना challenging रहा, क्या सबके thoughts रहे, अजय अनुराधा जी आने वाले थे, नहीं आ पाए, so what would you like to say? You just said it. To compile all these people together is a big thing. आपने खुद कहा अनुराधा जी आज नहीं आ पाई। Now it's over to you. जब आर्टिस्ट सिलेक्शन हो रही थी तो मुझे गुरुजी ने यानी ओमा जी ने कहा कि हम उस इरा के सिंगर्स को लेंगे जिन्होंने लता जी के साथ कंटेम्प्रेरी रहे, गाना गाए उनके साथ, क्योंकि उनकी भी अपनी एक प्लेस है कि लता जी ने इतना हाई स्टैंडर्ड रखा था, उसमें मैच करना भी उसके लिए भी बहुत क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब हमने अनुराधा जी को पूछा, जब हमने साधना जी को पूछा, जब मैंने आरती मुखर्जी को पूछा, जब मैंने अनुपमा जी को पूछा, वो बहुत रेडिली एक्सेप्ट किए गाना गाने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये लता जी के लिए किया उन्होंने, क्योंकि ये गाना बन रहा था लता जी को ट्रिब्यूट के लिए। दे एग्रीड, एकदम इंस्टेंटली एग्री किया, किसी ने कोई टेंट्रम्स नहीं किया, सीधा उन्होंने गाया, आके गाए वो, आज भी आते वो, लेकिन ऐसा मौका है कि सबके घर में कुछ ना कुछ मसरूफियत है, ये पीरियड ही ऐसा है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट की वजह से ये गाना इतना खूबसूरती से निखर के आया है। तो आई हैड अ वेरी स्मूथ सेलिंग विद देम। Soma ji was fortunate enough. मैं क्या उनको बोलूँ, एक बात मैं शोमा जी के बारे में कहना चाहता हूँ। इनको कोई काम मिला एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो इन्होंने एज लिरिक राइटर मुझे बुलाया और पूछा कि मेरे को एक काम मिल रहा है, लेकिन मैं अब ये सिंगर के नाम से बहुत फेमस है हमारी लाइन में, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो मैंने कहा म्यूज़िक डायरेक्टर का मिल रहा है तो म्यूज़िक डायरेक्शन करो, पता नहीं कौन कहाँ निकल जाता है। मैं भी पहले डायरेक्टर था, किसी ने नहीं पहचाना, लिरिक राइटर बना, सबने पहचान लिया है, तो ऐसा होता रहता है। तो क्यों नहीं, लेकिन ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, आप मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा अभी से शुरू कर देता हूँ, तुम बता क्या करना है। तो हम लोगों ने कुछ भजन बनाए थे और वो भजन मैंने शोमा जी के साथ लिखे, इन्होंने कंपोज किया। और आज मुझे एक खुशी की बात यह है कि लता जी को ट्रिब्यूट देने के लिए जो गाना इसने कंपोज किया, फैंटास्टिक, इतना सुंदर काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि
लता जी आज हमको कुछ दे के गई हैं, उनके पद चिन्हों पे एक कदम और आगे शोमा बनर्जी को चलना चाहिए। इंडस्ट्री को अच्छे गाने दें, इंडस्ट्री को एक अच्छी तरीके से अपनी पहचान बनाएं और हमारी इंडस्ट्री की भी पहचान बनाएं, क्योंकि बहुत कम लेडी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उषा जी थी, अभी वो काम नहीं कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि लता जी का ये बर्थडे सेलिब्रेट करते करते मैं चाहता हूँ कि अगले साल तक आपके हिट गानों को भी सेलिब्रेट करेंगे। जी जी हमारे स्ट्रगल के दौर के जी लता जी ने गाना गाया था जी तो नए जो स्ट्रगल उस दौर में लोग करते थे जी तो लता जी उस दौर में किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ने की कोई टिप्स देती थी, नसीहत देती थी? देखिए, लता जी की सबसे बड़ी टिप्स तो मैं ये है कि जो उन तक पहुंच गया कभी उसको निराश नहीं किया ना। जो जिसने दे दिया उन्होंने ले लिया। कभी उनकी प्राइज़ नए लोग तो दे नहीं पाते हैं, आज भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन लता जी ने कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कम से कम ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लिरिक राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कि लता जी तक पहुंचने के बाद उनका गाना लता जी ने ना गाया हो। जबकि जैसे कि मैं एक फिल्म में आशा जी को गाने के लिए अप्रोच करने गया तो उन्होंने छुट्टे ही मेरे को बोला, दीदी का हो गया? तो मैंने बोला नहीं, पहले आपका होगा फिर उनका होगा। तो अभी लोग जो है ना एक दूसरे के लिए, उन दोनों में इतना प्यार भी था, उन दोनों में इतनी घनिष्ठता भी थी। बाहर तो पता नहीं लोग जो भी बोलते हैं, पर लता जी ने जिस तरह से साथ दिया म्यूज़िक डायरेक्टरों का, जैसे एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए गाना जब गाया तो एक हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे एस.आर. राजन जी, उनका एक गाना था, तो वो लता जी के घर आते जाते थे। वो बहुत बड़ा उनका नाम था, हुसनलाल भगत राम मास्टर, उनके वो जो थे पंडित अमरनाथ हुसनलाल भगत राम जी के बड़े भाई, वो उनके शागिर्द थे। तो बॉम्बे में आने के बाद उनका अपना एक रुतबा था, तो वो गए उनके पास। तो मैंने पहला शख्स देखा था जो लता बोल रहा, वरना जी और दीदी तो सभी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप गाने की चिंता छोड़ दीजिए, वो तो मैं गा ही दूंगी, आप पहले ये सुनाइए बच्चे कैसे हैं आपके, भाभी कैसी है, घर कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी। पूरी घर गृहस्थी की बात कर रही थी वो। गाना तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गा दूंगी। और जब वो चलने लगे, वो बोली ठहरो। वो अंदर गई और एक लिफाफा निकाल के लाई और वो उनको कहा कि आप मेरी तरफ से ले जाइए। हमने जब आके वर्सोवा में देखा तो उसमें 11,000 रुपये। तो वो ब्लाइंड थे और अपना ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे। तो लता जी ने जितनी हेल्प नए लोगों की है, मुझे नहीं लगता कि उस दौर में, हालांकि सब ने की, रफ़ी साहब ने की, किशोरदा ने की, मन्नारदा ने की, पर लता जी का एक था कि उनको थोड़ा पीछा लग के अगर एक बार उनके कानों तक बात पहुंच जाए कि अगर लता जी गाना गाएंगी। कितने म्यूज़िक डायरेक्टरों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने सिर्फ लता जी को ये कहा कि अगर दीदी आप गाना गा देंगी तो मुझे पिक्चर मिल जाएगी। तो ऐसे भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए और विदाउट फीस गाए। तो उस गाने के बारे में बताना चाहेंगे जो मतलब जो आप आए दिन कभी भी गुनगुनाना पसंद करते हैं? सर, लता जी का ऐसा कौन सा गाना है जिसको हम गुनगुनाना नहीं चाहेंगे? लेकिन मैं एक गाना इसलिए आपको बता सकता हूँ कि लता जी का एक गाना जो मैंने सबसे पहली बार सुना, क्योंकि मैं गांव का हूँ, गांव में तो ऐसा सब शहर जैसा माहौल नहीं था, लेकिन जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया तो मैंने पहली बार जो गाना सुना वो गाना था घर आया मोरा परदेस। थैंक यू। अभी हाल ही में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी अयोध्या में एक चौक का नाम लता जी के नाम पे रखा गया है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है। लता जी के नाम पे चौक का नाम क्या, हम तो कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितना भी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं, हम लोग तो कभी भले ही चौक और गलियों के नाम ना हो, हम जहाँ सरस्वती को याद करते हैं लता जी को भी उतना ही कहते हैं। हमारे लिए इससे बड़ी सरस्वती हो ही नहीं सकती
और देखिए जिस दिन वो गई हैं उस दिन सरस्वती पूजा थी, यानी कि सरस्वती पूजा के दिन ही हमारी सरस्वती जो है ना हमारे यहाँ से गई है। और हम ये चाहते हैं कि वो फिजिकली गई हैं लेकिन आत्मिक जो है ना हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगी। थैंक यू। लता जी का 93 जन्मदिन है, तो सर आज आप दिन की शुरुआत किस तरह से की? आज की दिन की शुरुआत देखिए मेरी तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई। मेरा विपिन भाई रेशमिया जी के साथ एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है महाड़ा में, तो हम लोग वो गाने में मैं लगा हुआ था। और मैंने जब मुझे पता लगा, मुझे शोमा जी ने कहा कि आज जो है ना हम लोग लता जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको आना है। तो मैंने कहा लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं कैसे आऊँगा। तो मैंने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर विपिन भाई रेशमिया उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे लता जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है, तो अगर इजाज़त दें तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जाइए, कोई बात नहीं, गाना एक बार आप देख लीजिए कि इसमें कुछ वो तो नहीं है। तो मैंने कंफर्म किया गाने को और मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के सिर्फ शोमा जी के कहने से, और चूँकि लता जी का बर्थडे है, ये मेरे नसीब की बात है कि लता जी के मैंने लाइव बर्थडे भी अटेंड किए और ये जाने के बाद फर्स्ट भी अटेंड किया। इसमें अनिल जी ने जो तत्परता दिखाई वो शायद इसीलिए थी कि वो भी इस बर्थडे पे ही ये काम करना चाहते थे। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बोला अगर 2-4 दिन के बाद ये फंक्शन रखते तो ये मौका हासिल ना होता। तो चूँकि ये उनका बर्थडे है और शोमा जी ने जो गाना बनाया वो इतना खूबसूरत गाना है, इतना इस तरह से ट्रिब्यूट किया है, आज के दिन वो रिलीज़ होना, आज के दिन ये फंक्शन होना, मेरा ख्याल है कि ये भी लता जी का आशीर्वाद ही है शोमा के लिए। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऊपर वाला हर किसी को ज़रिया बना देता कोई चीज़ के लिए, मैं वो ज़रिया बन पाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, इनको आप जो दर्जा देना दे दीजिए, दीदी बोलिए, माँ बोलिए, बहन बोलिए, बेटी बोलिए, सरस्वती का निवास इनसे शुरू हुआ, इन पर ही ख़त्म होता है। इनका कोई दूसरा रोल अदा नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में। शोमा जी मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था, इनकी जगह ना पहले कोई ले पाया, ना आज कोई है उस मुकाम पर, ना आगे शायद कोई ले पाएगा। नमन उनको, तहे दिल से नमन। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो हम एक्चुअली लता जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के मूड में काफ़ी पहले से आ गए थे। जब गाना लिखा गया, गाना बनाया गया, गाना कल लॉन्च हुआ, सोचा गया, तो हम तो तब से हम इस टाइम फ्रेम में आ गए थे कि लता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। लेकिन आइसिंग ऑन द केक आज ये हुआ कि अनिल जी ने इतनी जल्दी में हमारी ये इच्छा पूरा कर दी जो हमारे से मुनासिब नहीं था, हम नहीं कर सकते थे। लेकिन इनका इतना बड़ा ओहदा है, इनका इतना बड़ा, मैंने दिल के बारे में पहले ही कहा था कि इन्होंने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं, हमने उनसे इतना मांगा था, उन्होंने हमें इतना दिया। आई एम सो थैंकफुल कि आखिर तक आके हमने लता जी का गाना ही सिर्फ नहीं रिलीज़ किया, हमने उनका बर्थडे भी मनाया। मैम मैं जानना चाहूँगा कि आप लता जी से कैसे मिले, कैसे कनेक्ट हुए लता जी से? हम आपको सही में बताएं तो लता जी के साथ हमने उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन जैसा एक नया आर्टिस्ट लता जी से मिलने के लिए जाते हैं, हमने बस उसी तरीके से उनसे हमारी मुलाकात हुई। ऐसे कोई हमारा उनका बहुत आना जाना बैठना ऐसा नहीं था, लेकिन चूँकि वो हमारे लिए एक आइडल थी और हम उनके स्वरों की सरस्वती मानते हैं, तो हमें उनसे मिलने के लिए हमारा जाना वो प्यार से बिठाती थी, प्यार से इम्पोर्टेंस देती थी और कहती, एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बहुत सुरीली हो। बस इतना ही हमें उनसे आशीर्वाद मिला था। और वो भी हमारा गाना हमारे सामने नहीं सुन के, हमारी एक फ्रेंड है जो रिजवाना जी हैं, उन्होंने हमारा कोई गाना उनको सेंड किया था, उन्होंने कहा था कि लड़की बहुत सुरीली है, तो हमें उनका आशीर्वाद मिला। ऐसे तो बस हम 2-1 बार ही उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, हम लोग चाहते हैं कि हम रोज़ ही मिलें,
लेकिन वो तो मुनासिब नहीं होता है, लेकिन हमने 2-3 बार उनके साथ इस तरीके से मिला। सर आप कुछ कहना चाहोगे, आप किस तरह से मिले लता जी से? भाई मैं वो खुशनसीब नहीं रहा कि मैं उनसे मुलाकात कर सकता था, बट यस नेवरदलेस बोलते हैं ना कोई ना कोई ज़रिया, कोई माध्यम बन जाते हो। इस तरीके से माँ को नमन किया आज मैंने, यही है, यही मेरी खुशनसीबी है। सर आप किस तरह से मिले लता जी से? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और पंडित नरेंद्र शर्मा जी के थ्रू मैं लता जी से मिला एक गाने के सिलसिले में। मुझे एक गाना उनसे कराना था। उसके बाद मैं फिर जब खुद डायरेक्टर बना तो उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जी थे, शंकर जयकिशन वाले। उनके लिए एक गाना, मैं लता जी के लिए एक गाना हम लोगों ने बनाया था, वो गाना उनसे कराना था। वो गाना लेके मैं उनके पास गया, उनसे सारी बातचीत की। और जब चूँकि मैं असिस्टेंट था तो जब भी मेरी फिल्म में कोई ऐसा लता जी का गाना होता था तो उनके घर गाना लेके जाना, उनसे सारी बात करना, स्टूडियो में उनको अटेंड करना, यही मेरा काम है। सर मैं जानना चाहूँगा, आज बहुत ही अनोखे तरीक़ा से केक काटा गया, अनोखे तरह से बर्थडे बनाया गया उनका, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? सबसे बड़े अनोखे की बात यह है कि अनोखे हमारे अनिल जी, उन्होंने केक बड़ा खूबसूरत बनाया और ऊपर से उस पर लता जी की तस्वीर बना दी। अब बात ये आई कि लता जी की तस्वीर को आप काट कैसे सकते हैं, तो मैंने इनको आइडिया दिया कि आप तस्वीर को रहने दीजिए और इसके बाजू से थोड़ा सा केक को काट लीजिए। तो वो केक हमने काटा और सबसे पहले अनिल जी ने लता जी के मुख पे छोटा सा रखा। इन्होंने आज भी, लता जी नहीं थी लेकिन उनकी तस्वीर को केक खिला के हमने बर्थडे मनाया। सर आप बताना चाहोगे? दोस्त, जैसे थोड़ी देर पहले दादा ने कहा, उनके हर गाने में एक अलग जगह थी। उनको एक गाने तक सीमित रखना बिल्कुल गलत होगा। हर गाने की अलग फनकारा थी वो। जितने गाने उन्होंने देश को समर्पित किए, हर एक गाना अपने आप में एक मिसाल बन गया है। वो खुद नहीं बता पाएंगे मेरा कौन सा गाना सबसे अच्छा है, तो हम क्या बताएं। जैसे कि आज के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में एक चौक का नाम लता जी के नाम पर रख दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हर एक बड़े शहर में एक चौक उनके नाम पर रखें। दादा, इसको ऐड टू दैट, जैसे हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, लक्ष्मी माँ को याद करते हैं, वैसे ही उनकी जगह होनी चाहिए। उनकी जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि और भी बहुत सारी चीज़ें लता जी के नाम पे होना चाहिए और लता जी के थ्रू, लता जी के नाम के थ्रू वो जो करती थी आर्टिस्टों के लिए, जिस तरीके से वो हेल्प करती थी, हम चाहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो जो लता जी के नाम से हो और आर्टिस्टों के लिए हो, आर्टिस्टों के बेनिफिट के लिए हो, उनके अच्छे के लिए हो। हम चाहते हैं ऐसे हर शहर में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी बने लता जी के नाम पे। चौक, रोड्स के नेम, ये तो अभी और भी बहुत होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन हमें और ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो लता जी के नाम को कैरी करे और लता जी का जो लेगेसी है उसको कैरी करे। वो लोग आर्टिस्टों को हेल्प करे, आर्टिस्टों के लिए खड़े रहे जैसे वो खड़ी रही। शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हर शहर में, हर जगह कुछ ऐसा कोई अजूबा होना चाहिए और ये सरकार जो आज है, ऐसे अजूबे आप देखिए रोज़ कुछ न कुछ कर रहे हैं। बड़े फ़ख्र से कहता हूँ दादा, आज ही के दिन आई थिंक चंडीगढ़ और अमृतसर भगत सिंह जी के नाम पे उस एयरपोर्ट को नाम दिया गया। अमेजिंग, ये बहुत पहले होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है उनकी नज़र है इन सब चीज़ों पे। ये हमारे देश की जो आर्ट, कल्चर, धरोहर है, उन पे उनका पैनी नज़र है। वो कहाँ कहाँ से सब चीज़ों को लेके आज सुभाष चंद्र बोस जो एकदम जिनका नाम लुप्त हो चुका था, उनको उन्होंने इतना आगे तक ले आए हैं। स्वामी विवेकानंद जी को इतना सामने रखा है, तो उनकी बड़ी पैनी नज़र है हमारे आर्ट एंड कल्चर को। ये हमें अच्छा लगता है। शोमा जी, सबसे
बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार जो भी कर रही है लता जी के लिए, मेरी मोदी जी से एक प्रार्थना है कि प्रभु कुंज को म्यूज़ियम बना दिया जाए। लता जी प्रभु कुंज में रहती थी और उनका घर अगर म्यूज़ियम बन जाए और लोग वहाँ पे आके श्रद्धा से नतमस्तक करें तो हम समझेंगे हमारी सरस्वती का एक मंदिर बने। सर आज जैसे कि इंडिया के लेजेंड भगत सिंह जी का भी जन्मदिन आज जी। तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, भगत सिंह जी के बारे में हम क्या कहें आपको। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की बदौलत ही हम आज़ादी हासिल कर पाए। और आप सोचिए कि 23 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं आती है इस उम्र में, जिसने रंग दे बसंती चोला गा के फांसी के फंदे को चूमा, जिसने इस देश के लिए वो क्रांति लाई। एक तरफ जब चल रहा था सत्याग्रह होगा, आंदोलन होगा, ये होगा, एजिटेशंस होंगे, तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों का जो दल था, इन लोगों ने कहा कि ये आवाज़ इनके कानों तक पहुंचाने के लिए हमको हथियार उठाना होगा। भगत सिंह ने अपनी कसम पूरी की, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पूरी की। हर क्रांतिकारी ने, जिनके लीडर भगत सिंह को इसलिए कि भगत सिंह इस तरह के बच्चे थे, जिस बच्चे, इतना मासूम बच्चा जो हाथ में रिवॉल्वर उठा सकता है, बम फेंक सकता है, उसने किसी इसलिए पर्सनल स्वार्थ से नहीं किया। उसने अपनी माँ को जब जेल में मिलने आई तब वो रोने लगी तो उन्होंने कहा था कि माँ तू क्यों रो रही है, मैं तेरा एक ही लाल नहीं हूँ, ये सारे भारतवासी तेरे लाल हैं। और अगर ये मैं आज अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो हज़ारों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और ये देश आज़ाद होगा। सर आपका कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही इमोशनल हो आप। कुछ मेरे पास इन चीज़ों के लिए शब्दों की कमी है, पर एक सौभाग्य है मेरा, मैंने ये चीज़ कभी जिक्र नहीं की, आज इस माध्यम से आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरे दादाजी खुद एक क्रांतिकारी थे। उस महापुरुष ने, उनका सौभाग्य था कि उन्होंने आज़ाद साहब और भगत सिंह जी के साथ में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हम उनकी कुर्बानियों को तो हम तो ड्रीम भी नहीं कर सकते। आज हम जो आज़ादी में सांस ले रहे हैं, हम वो जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, हमने तो देखा भी नहीं है, शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो दौर उन्होंने अपने ऊपर झेला है, जो टाइम उन्होंने अपने ऊपर झेल के हमें आज़ादी दी है, हमें तो बहुत इज्जत करनी चाहिए इस आज़ादी की। क्योंकि जब आज़ाद नहीं रहता इंसान तो क्या दिक्कत होती है उन्हें पता था। उन्होंने हम लोगों की ये खुले हवा में सांस लेने की सुविधा उन्होंने हमें दी है, तो हम तो नतमस्तक के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनके बारे में क्या बात करें, उनकी कुर्बानियों का कुछ भी नहीं बात कर सकते। हम लायक ही नहीं हैं उनकी कुर्बानियों पर बात करने। हम उनको नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं। थैंक यू। बहुत सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह जी के बारे में, कि इंग्लिश एम्पायर जो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा था और जिसके लिए कहा जाता था इसका सूरज कभी डूबता नहीं, भगत सिंह की फांसी का ऑर्डर हुआ तो वो एम्पायर इतना हिल गया कि उन्होंने कानून तोड़ते हुए फांसी उनको रात में दे दी, क्योंकि उनको लगा कि अगर कल सुबह फांसी हुई तो हिंदुस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा, हम लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से भगत सिंह को रात को फांसी दी। तो जिस शेर का इतना बड़ा दहाका हो, जिस इतनी बड़ी दहशत हो ब्रिटिश एम्पायर में, तो क्या इंसान हो, फिर आज़ादी कैसे न मिली। तभी वो समझ गए थे कि अब हिंदुस्तान पे राज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ उनको रात को फांसी इसलिए दी गई कि वो जान गए कि सुबह अगर फांसी होगी तो हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो किया गैर कानूनी किया, लेकिन उसके अंदर जो हमें गर्व है वो इस बात का है कि उस शेर से इतने डरते तो थे। थैंक यू सो मच।